अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। फखरुद्दीन जी इब्राहिम मुस्ताफी, अपोजिशन और हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए किसी नए नाम पर मुत्तफिक होंगी या मामला सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा। बिजली पेट्रोल मजीद महंगा, लोड शेडिंग भी जारी रहेगी। पाकिस्तानी जेलों की सिक्योरिटी बदतर, बाअसर कैदियों को शराब और असलहा समेत हर चीज दस्तयाब। अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी क्या खबर ला रहे हैं? क्या नवाज शरीफ ड्रोन हमले बंद करवा सकेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने अपना इस्तीफा सदर आसफ अली जरदारी को भिजवा दिया है। फखरुद्दीन जी इब्राहिम कई दिनों से प्रेशर में थे, उन पर बड़ी तनकीद की जा रही थी और ज़राए ये बता रहे थे कि उन्होंने मशवरा किया है अपने ख़ानदान से, अपने दोस्तों से, अपने अहबाब से, और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस मनसब से इस्तीफ़ा दे देंगे। कल दुनिया न्यूज़ पर ही सबसे पहले ये खबर ब्रेक की गई थी उनके करीबी दोस्तों के हवाले से कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है, सदारती इंतखाब के फ़ौरन बाद वो इस्तीफ़ा दे देंगे, और आज उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया था, इमरान खान ने भी उन पर तनकीद की और बहुत सारी दूसरी जमातों ने भी तनकीद की थी सदारती इलेक्शन की तारीख के हवाले से, इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पर, और तहरीक इंसाफ ने तो जो 11 मई को होने वाले आम इंतखाबात हैं उसके हवाले से भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बड़ी तनकीद की थी। अब आगे क्या होगा? नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम किस तरह अप्रूव किया जाएगा, कौन आगे ये मनसब संभालेगा? इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी जो इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन उनकी जमात से हैं पार्लियामेंट में, क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी, ये जानने के लिए हम चलते हैं जनाब सैयद खुर्शीद शाह की तरफ जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम सभी। शाह साहब, बड़ी तनकीद थी फखरुद्दीन जी इब्राहिम पर और उन्होंने बिल आखिर आज इस्तीफ़ा दे दिया। एक तो ये बयान कीजिए कि जो उनका इस्तीफ़ा है आप क्या समझते हैं, ये जो सारा सदारती इलेक्शन हुआ और उससे पहले जो इलेक्शन था उस हवाले से वो क्या लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं? और फिर दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अगला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका किस तरह आप लोग तय करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो जमातें हैं उनके दरमियान तो ताल्लुकात बहुत बुरे और ख़राब हैं। सभी मसला ये है कि ये कॉन्फ्रेंस का फैसला होता है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर 11 मई से लेके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक एक तनकीद होती रही, उनके किरदार पे नहीं मगर उनके एक्ट पे या जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट था। क्योंकि फखरुद्दीन जे इब्राहिम का जो पास्ट कैरियर है वो बड़ा साफ और सुथरा रहा और यही रीज़न था जब हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़रूरत पड़ी तो हमारी नज़रें जाके फखरू भाई पे ठहरी। हमने देखा कि इनका माजी साफ और सुथरा इम्पार्शल रहा है और ये शख्स पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने में कामयाब जाएगा। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तस्वुर था, सोच थी कि इस मुल्क में एक मरतबा ऐसा इलेक्शन हो जो तारीख़ का एक हिस्सा बन जाए। यकीनन एक ऐसा इलेक्शन हुआ जो तारीख़ का हिस्सा ज़रूर बना मगर किसी और सूरत में। देखना यह है कि जो 11 मई का इलेक्शन हुआ उसको पीपल्स पार्टी ने भी अगर एक्सेप्ट किया तो अंडर प्रोटेस्ट किया, अगर किसी और जमात ने भी किया तो अंडर प्रोटेस्ट किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि फिर हम 77 की तारीख को दोहराएं, एक मरतबा फिर एक IGI जैसी तरह एक इत्तेहाद बने और फिर एक मार्शल लॉ आ जाए। हमने जमहूरियत के लिए बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ हमने गंवाया, बड़ी कुर्बानियाँ दी। हम नहीं चाहते थे कि ऐसे हालात पैदा हों। इस वजह से हमने 11 मई के इलेक्शन को एक्सेप्ट किया और पार्लियामेंट के अंदर गए, बावजूद उसके कि हमें बहुत बड़ी रिजर्वेशंस थी। अब जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने लगे तो उसका शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने दे दिया और हमने सवालात हमें हुए कि ये शेड्यूल आ गया है, रमज़ान का महीना है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ये बातें आई कि ये रमज़ान के महीने में 27 रमज़ान को होगा। तो मैंने ही आपके टीवी चैनल पे या बहुत से और जो चैनल्स थे उन पे मैंने बात की और कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ये बात आ सकती है कि इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते और विदिन 8 ज़्यादा से ज़्यादा 8 अगस्त की तारीख़ है, उससे आगे हम नहीं जा सकते। अब एक अगर इसको फिर 30 तारीख या 29 तारीख या पहली तारीख को लिया जाए, कम से कम हमें एतराज़ नहीं
और क्योंकि ये चीज़ अभी अनाउंस हो चुकी है, अब इस पर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अब इसको इलेक्शन को होने दिया जाए और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। हाँ, मैंने ये भी बात ज़रूर की कि ये इलेक्शन कमीशन का बड़ा फेल्यूर है कि जो 42 सीट्स है MNA MPs की, उस सीटों को पहले होना चाहिए था और उनको भी इलेक्टोरल का हिस्सा बनना चाहिए था। ये इलेक्शन कमीशन का फेल्यूर था, मगर अभी इसको पोस्टपोन भी नहीं किया जा सकता और न ही इसको आगे किया जा सकता है। इस पे इलेक्शन होने चाहिए। और फिर अचानक एक दरख्वास्त बनाई गई, राजा ज़फ़रुल हक़ खुद अकेले चले गए सुप्रीम कोर्ट में, दरख्वास्त दी, किसी को नोटिस नहीं मिला। दूसरे दिन हेयरिंग हुई और फिर वही जो शेड्यूल मुस्लिम लीग नून ने बना के दे दिया, उसी पे फैसला हो गया कि 30 तारीख को इलेक्शन होगा। अरे बाबा, 24 तारीख को उधर से हम नॉमिनेशन भर रहे हैं, आप इतना तो रुक जाए कि कैंडिडेट आ जाए, उसके बाद उन कैंडिडेट को आप नोटिस दे दें, उनको बुलाएं, उनसे पूछें कि आया ये 6 दिन के अंदर आप 27 तारीख जो है वो अपनी विड्रॉवल की डेट है, क्या एक दिन के अंदर? ये आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं और ये बड़ी तफसील से आप कर चुके हैं। सवाल ये है कि अब फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने तो इस्तीफा दे दिया। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जब वहाँ पहुँची, उसके बाद ये सारी चीज़ें आई और फखरू भाई ने भी अपनी कमीशन के मेंबरान को भी ये कहा कि ये बहुत गलत फैसला हुआ है। जो उस वक्त बातें सुनने में आई, जो आज भी शायद किसी अखबार में डॉन में उनका कोई एक स्टेटमेंट है कि उसने अपने कमीशन के मेंबर को कहा कि ये हमारे पावर्स हैं वो स्नैच किए गए हैं और हमें इस पर उठ खड़ा होना चाहिए, मगर बावजूद तो कुछ नहीं हुआ। ये तनकीद हुई, ये इलेक्शन कमीशन का फेल्यूर था। इलेक्शन कमीशन को 18वीं तरमीम के अंदर उनको पूरे पावर दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट कमीशन है, उसके पावर कोई स्नैच नहीं कर सकता। फखरू भाई को मैं समझता हूँ जिस दिन ये डिसीजन हुआ उसी दिन इस्तीफ़ा देना चाहिए था, मगर नहीं दिया। अभी दिया, हमारे मौक़िफ़ की तायद की। अब ये बात वाज़ेह हो गई, जो हम समझते थे 11 मई की इलेक्शन को कि वो रिग हुआ है, आरओज़ इलेक्शन है, तो मैंने ये भी कहा था कि ये चीफ आरओ इलेक्शन साबित होगा और ये चीफ आरओ इलेक्शन साबित हुआ। और अब सिर्फ फखरू भाई को नहीं जाना चाहिए, कमीशन को भी साथ जाना चाहिए। अगर उनमें कुछ है, कोई सोच समझ या कुछ चीज़ें जहन में अभी भी हैं, तो कमीशन को भी जाना चाहिए। और ये मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि इस डिसीजन से मुल्क का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है क्वेश्चन मार्क बन चुका है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी जाना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको 5 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था, अब जब वो चला गया तो अब इनको भी जाना चाहिए। सेकंड बात कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे होगा, तो उसका आसान तरीका 18वीं तरमीम में आ गया है। अब एक कमेटी होगी, इसमें 50% अपोजिशन होगी, 50% गवर्नमेंट होगी। मैं इस कमेटी में पहले रह चुका हूँ, मैं इसका चेयरमैन रह चुका हूँ और मैंने ही ये इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स मेरी कमेटी ने हमने मिलके उठाए थे, यूनानिमसली उठाए थे, इसी सोच के तहत उठाए थे कि जी ये अच्छे इंडिपेंडेंट कमीशन होगी, इसमें किसी का एहसान नहीं होगा। अब भी वही तरीका होगा, 50% अपोजिशन होगी, 50% गवर्नमेंट होगी, आपस में बैठेंगे। इस मुल्क में शायद कोई अच्छे से और 1-2 बंदे मिल जाएं जो इस मुल्क को बेहतर और अच्छा सा इलेक्शन दे सकें। अच्छा, ये बयान कीजिएगा कि तहरीक इंसाफ के जो सरबराह इमरान खान वो ये कह रहे हैं कि धांधली का हवाला दिया और ये उनकी पार्टी के लोग ये बता रहे हैं कि शायद इलेक्शन के बाद वो सड़कों पर भी आ सकते हैं अगर फैसले इस तरह के ना हुए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कम से कम 4 जो कौमी असम्बली के इंतखाबात थे उन पर जो उंगलियों के निशानात थे वोटर लेते वक्त, बैलेट पेपर लेते वक्त, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। आप ये बताइए, इस मामले पर आप भी ताउन करेंगे ये तहरीक इंसाफ के साथ, कोई मुश्तरका अलायंस, कोई एहतजाजी तहरीक? सभी बात यह है कि 4 क्यों? मैं तो अब मुतालबा करूँगा, क्योंकि मैं एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, कि चौधरी निसार ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कमिटमेंट दी है कि 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज के बैलेट ओपन किए जाएंगे, रिजल्ट सामने रखे जाएंगे और हमने सबने वेलकम किया। अब 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो वो शेयर वाइज, प्रोविंशियल वाइज, जो जिस प्रोविंस में जितनी सीट है उस हिसाब से वो ओपन किए जाए। अब हमारा मुतालबा ये है, जब तक ये 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज के
रिजल्ट ओपन नहीं होंगे, इस इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क होंगे और फिर हो सकता है कि हम मिलजुल के फिर ऐसे तहरीक के आगाज़ में चले जाएं जहां पे शायद ये मुल्क को अफोर्ड न कर सके। मगर हुक्मरानों को इस बात पे तवज्जो देनी पड़ेगी, ये उनकी कमिटमेंट है, ये चौधरी निसार की कमिटमेंट है फ्लोर ऑफ द हाउस पे। आपके भी पास ये चीज़ मौजूद होगी, आप चला सकते हैं इस चीज़ को जो उसने प्रॉमिस किया है। अब मैं जैसे ही सेशन होगा, मेरा पहला मुतालबा ये होगा कि आप वो वायदा पूरा करें जो आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस फ्लोर पे किया था। तो यकीनन इस जैसे मियाँ साहब हमेशा कहते हैं, मियाँ नवाज शरीफ, कि दूध का दूध पानी का पानी, कि दूध का दूध पानी का पानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खुर्शीद शाह साहब, जो ये कह रहे थे कि चौधरी निसार ने ये वादा किया था कि 30 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं कौमी असम्बली की जिनके इंतखाबात हो चुके हैं, वहाँ पर वो तहकीकात करवाएंगे और फिंगरप्रिंट्स के जरिए ये जांचने की कोशिश की जाएगी कि जो बैलेट पेपर्स हैं वो सही लोगों को मिले हैं या नहीं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस इलेक्शन पर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क होगा। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि जो चीफ जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम का इस्तीफ़ा है, उनको इलेक्शन वाले दिन ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। और अब उनका ये मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन जो है पूरे का पूरा मुस्ताफ़ी हो। इसके साथ ही लीडर ऑफ द अपोजिशन ने यह भी मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार चौधरी को भी जाना होगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद KPK के सीनियर वजीर जनाब सिराजुल हक साहब, और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज CCI की मीटिंग में क्या हुआ और क्या जो उनका सूबा है वो वफाकी हुकूमत के एनर्जी प्लान से मुत्तफिक है। वफाकी वजीर पानी बिजली ख्वाजा आसिफ ने आज कौम को यह खबर सुनाई है कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। इजाफा कितना होगा इसका बाकायदा ऐलान 1 या 2 दिनों में कर दिया जाएगा। कौमी तवानाई पॉलिसी का ऐलान अच्छी बात है। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई और बिलों की रिकवरी का फैसला दुरुस्त है, लेकिन करोड़ों और अरबों रुपए के नादहिंदा इदारों को छोड़कर गरीब सार्फिन की पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू नहीं किया जाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने आज बताया कि बन्नू में जो मुजाहरे हो रहे हैं लोड शेडिंग के खिलाफ, दर हकीकत वहां पर लोड शेडिंग नहीं है, 2 फीडर्स को बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां पर बिलों की रिकवरी 90% से तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जो बिल नहीं दे रहे। लेकिन इस जैसे हमने पहले कहा कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए के नादहिंदा हैं, उनको छोड़कर गरीबों को पकड़ने धकड़ने का जो सिलसिला है ये यकीनन एक बहुत बड़ा एक तशवीशनाक बात है। आज जो CCI की मीटिंग थी उसमें कौमी तवानाई पॉलिसी के हवाले से और भी कई अहम फैसले हुए। आज हम चलते हैं सिराजुल हक जो इस वक्त KPK में वज़ीर फाइनेंस हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो सारा तवानाई का मामला है इस पर जो वफाकी हुकूमत ने पॉलिसी दी है उनका सूबा इस वक्त इस हवाले से क्या सोच रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब सिराजुल हक साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सिराज साहब, आज ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि जो बन्नू में इस वक्त लोड शेडिंग का मामला नहीं है, वहां पर 2 फीडर्स को बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां पर रिकवरी नहीं हो रही। ये बयान कीजिएगा कि आपका इस पर क्या कमेंट है, और इस तनाजुर में कि अरबों रुपए के नादहिंदा जो कौमी इदारे हैं उनकी तरफ तो ना फीडर बंद किए जा रहे हैं ना बिजली बंद की जा रही है, तो क्या सिर्फ ये जो गरीब लोग हैं उन्हीं को पकड़ने का सिलसिला जारी रहेगा? हमारा मुतालिबा यह है कि बिजली में इजाफा किया जाए, वो कीमतों में इजाफा कर रहा है। हमारा मुतालिबा यह है कि जनाब नए नए ग्रेड स्टेशन बनाया जाए, फीडर बनाया जाए, वो जो है उनको ताले लगा रहे हैं। हमारा मुतालिबा यह है कि जो बड़े बड़े चोर नादहिंदा है उस पर हाथ डाला जाए, वो गरीबों पर हाथ डाल रहे हैं। समझ में बात नहीं आती है। मसला यह है कि चलो बनों का मसला एक तरफ, लेकिन पेशावर के शहरियों ने क्या जुर्म किया है, मर्दान ने क्यों जुर्म किया है, मिंगौरा और धीर ने क्या जुर्म किया है, पूरी सूबे ने क्या जुर्म किया है। मलाकन डिवीज़न से मेरा ताल्लुक़ है। मुझे खुद पेस्को चीफ ने कहा है कि सबसे ज़्यादा बिल्स देने वाले मलाकन डिवीज़न के लोग हैं, लेकिन वहाँ तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। मेरा मतलब यह है कि पॉलिसी तो ऐसी हो जिसके नतीजे में लोगों को रिलीफ मिले। इन्होंने इस तरह पॉलिसी बनाना शुरू की कि लोगों के गले पर हाथ डाला जाए। मैं समझता हूँ कि एक जमहूरी हुकूमत और नई हुकूमत जिससे हज़ार हाल लोगों की तवक्कुआत है, इस तरह के इक़दाम से जमहूरियत बदनाम होगी, लोगों के तवक्कुआत वो ख़त्म हो जाएंगे। हमारा तो खैबर पुख्तनख्वा का मसला यही है कि हम 18 अरब यूनिट बिजली पैदा करते हैं
और 8 अरब यूनिट यानी 8 बिलियन यूनिट ये हमारा अपनी ज़रूरत है सूबे की। या बाकी 10 अरब हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान की दूसरे सूबों को दे रहे हैं, पंजाब को, सिंध को, बलूचिस्तान को। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग भी खैबर पख्तूनख्वा में है। फिर यहाँ जो तुरबेला डैम से जो बिजली है उस पर 90 रुपये यानी 90 पैसे फ़ी यूनिट खर्च आता है, तो वो बिजली फिर नेशनल ग्रिड में जाता है, फिर 14 रुपये फ़ी यूनिट हम पे वापस बेचा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा तो यही ख्याल था कि नई हुकूमत नई आज़म और अच्छे इरादों के साथ एक सफ़र का आगाज़ करेगा एनर्जी के इजाफे में, लेकिन उन्होंने वही कंजर्वेटिव तरीक़े शुरू किए और वही ब्यूरोक्रेसी की बातों और उनकी चालों में आई हैं। मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो ऑलरेडी बदअमनी की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से, गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से बेइंतहा तंग है, तो इसमें मरकज़ी हुकूमत की इस तरह फैसलों से और इजाफा होगा। अच्छा ये बताइए सिराज साहब, क्योंकि ये CCI की मीटिंग थी और ये तासुर है कि इसमें तमाम जो फैसले किए गए उनको सूबों की हमायत हासिल है, तो ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा है आप इसकी हमायत कर रहे हैं? मैं बिल्कुल बिजली की कीमतों में इजाफे की हिमायत नहीं कर रहा हूँ। मेरा मुतालिबा यही है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए स्वात, पंचकोड़ा और दरियाई चतराल और कोहिस्तान और बहुत सारे दरियाएँ मौजूद है जिसमें बेइंतहा पानी और ये ज़ाया हो रहा है। हमने तो मरकज़ से कहा है, पंजाब की हुकूमत से कहा है और बहुत सारे लोगों से कहते हैं कि आओ यहाँ सरमायाकारी कर ले, और 20 ऐसे फिजिबल मकामात हमारे साथ मौजूद है जिसमें 25,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की गुंजाइश मौजूद है। मैं समझता हूँ कि बड़े डैम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो 10-15 सालों में बनेंगे, तो क्या 10-15 साल हमारे लोग ये अजाब बर्दाश्त करेंगे? इसलिए छोटे यूनिट जो 9 महीने से लेकर 2 और 3 साल में मुकम्मल हो सकते हैं, चाइनीज़ ने इसका तजुर्बा किया है, ख़ुद ईरान ने इसका तजुर्बा किया है, बहुत सारे ममालिक ने छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिचेवर करके अपने मुल्क के मसाइल को हल किया है। तो मेरा तो यही मुतालिबा कि क्यों न दरियाए पंचकोड़ा, दरियाई स्वात, दरियाई चतराल, दरियाए हमारे कोहिस्तान, इन दरियाओं पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट अगर बनाया जाए और यहाँ पैसा इस्तेमाल किया जाए। हम खुद ये काम करते, लेकिन हमारा खुद डेवलपमेंटल जो ADP है वो 118 बिलियन है, तो अगर 118 बिलियन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो हमारे स्कूल, कॉलेजेस, सड़कें, गलियाँ वगैरह ये सारा काम रुक जाएगा। इसलिए हमने मरकज़ से बड़े खुले दिल से ये बात की है कि आप यहाँ बिस्मिल्लाह करें, हम हर तरह की सपोर्ट के लिए तैयार है और मिलकर इसमें सरमायाकारी करते हैं ताकि लोगों की इस अज़ाब से निजात दिलाया जा सके। तो ये बयान कीजिए कि आपकी ये जो तजवीज़ है इस पर मरकज़ का क्या रद्द अमल है, और इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि अगर आप ये जो कीमतों में इजाफे को नहीं मानते और हुकूमत ज़बरदस्ती बिजली की कीमतों में इजाफा करती है तो फिर आपकी क्या हिकमत अमली होगी? देखिए ये तो सब्जेक्ट ही मरकज़ का है, यानी लोड शेडिंग में इजाफा करना, कमी करना, बिजली की कीमतों में इजाफा करना, कमी करना, ये मरकज़ी हुकूमत का सब्जेक्ट है। हमने तो सूबाई हुकूमत की तरफ से तजावीज़ भेजे हैं, हमने सूबाई असम्बली में करारदादें पास की हैं, हमने नेशनल इकनॉमिक कौंसिल के इजलास में जनाब वज़ीर आला साहब ने और मैंने ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब के खिदमत में बात रखी है कि जनाब आओ, हमारे साथ साइट मौजूद है, फिजिबल जगह हमारे साथ मौजूद है, विल मौजूद है, अज़म मौजूद है, इरादा मौजूद है, इखलास मौजूद है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सोर्सेज यानी पैसा नहीं है। तो पैसा आप लगा ले, पानी हमारे साथ है और मिलकर आवाम का ये मसला हल कर लेते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि कीमतों में इजाफा करना लोड शेडिंग के ख़ात्मे का इलाज नहीं है। सबसे बड़ा काम यही है कि हम एक इमरजेंसी नाफिज कर ले और जहाँ जहाँ हमारे साथ सोर्सेज मौजूद है उससे काम लेकर लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया जाए। लोड शेडिंग करना और फिर रमज़ान में करना ये क़तअन हराम है, शरई लिहाज से हराम है, नाजायज़ है। अच्छा सिराज साहब, ये बयान कीजिए कि मैं आपसे सवाल करूंगा, जो बन्नू का मामला था वहाँ पर तो आज बताया ख्वाजा आसफ साहब ने कि वो फीडर हमने बंद किए हुए हैं। इस मसले का भी कोई हल ढूंढने के लिए आपने उनसे बात की? वो फीडर खुल रहे हैं या अभी क्या सूरत हाल है, कुछ बताएंगे? वहाँ पर बिजली लोगों को मिलना शुरू हुई है? यकीनन वज़ीर आला साहब ने उनसे राबिता, उनसे बातचीत की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम बनो का हो
या अवाम स्वात का हो, मलाकण का हो, कराची का हो, ये सब पाकिस्तान के लोग हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब भी पाकिस्तान के मिनिस्टर है, वो किसी एक सूबे का या एक इस्लामाबाद का मिनिस्टर नहीं है। उनसे हम यही तवक्को रखते हैं कि सारे पाकिस्तान के लोगों को एक ही नज़र से देखा जाए, उसको अपना समझा जाए। अगर कहीं लोग बिल नहीं देते हैं, ज़ाहिर है बिल तो लोग अंदरूनी सिंध में भी नहीं देते हैं, बलूचिस्तान में भी नहीं देते हैं, हम इसको डिस्करेज करते हैं। हमने तो यहाँ तक किया कि उलमा-ए किराम को हमने बुलाया कि वो मस्जिद के जुमे के खुतबों में लोगों को कन्वे कर ले कि कुंडा लगाना बिल्कुल नाजायज़ है, कुंडे के ज़रिए जो बिजली आप हासिल कर सकते हैं वो नाजायज़ है, और बिल देना ये कौमी, दीनी, मिली फरीज़ा है। लेकिन नाइंदगाहान तो बहुत ज़्यादा है, पूरे पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले अगर उसने छुरी चलाना शुरू किया तो बनों से क्यों? इसलिए बनों के लोगों ने अगर एहतजाज किया, एहतजाज तो सबका हक़ है, लेकिन अगर कोई गिराव जलाव के उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन लोगों पर बिजली बंद करना, उसमें बच्चे हैं, उसमें बूढ़े हैं, उसमें ख़वातीन हैं, उसमें बीमार है, उसमें अस्पताल है, वहाँ स्कूल है, वहाँ हॉस्टल है, तो ये तो इस तरह बुनियादी इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी है। बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, जो ये कह रहे थे कि बिल्कुल जो बिजली के बिल हैं वो सबको देने चाहिए, लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद है नादहिंदगान की, उन सबको पकड़ना चाहिए। लेकिन वाकई ये बात एक अफसोसनाक बात है कि गरीब जो लोग हैं उनकी बिजली तो काट दी जाती है, लेकिन जो करोड़ों और अरबों रुपए के बड़े बड़े इदारे नादहिंदा हैं उनकी तरफ बिजली की कोई सप्लाई को रोकने का बंदोबस्त नहीं किया जाता। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि उन्होंने तजवीज़ पेश की है वफाकी हुकूमत को कि KPK में बहुत सारे दरिया हैं और वहाँ पर डैम ऐसे बनाए जा सकते हैं छोटे छोटे, जो मुल्क में बिजली की जो पैदावार है उसमें भी इजाफा करेंगे और जो बिजली पैदा होगी वो भी बहुत सस्ती होगी। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम पंजाब के वज़ीर जेल खाना जात जनाब चौधरी अब्दुल वहीद से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पंजाब की जेलों की सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, क्योंकि थ्रेट्स ये आ रहे हैं कि अब KPK के बाद पंजाब की जेलें भी दहशतगर्दी का निशाना बन सकती हैं। पाकिस्तानी जेलों की हालत किसी से पोशीदा नहीं। एक तरफ ये जेलें गैर महफूज हो चुकी हैं और दूसरी तरफ रिश्वत के जरिए जेलों में मोबाइल फ़ोन, असलहा और शराब समेत हर चीज़ भी दस्तयाब है। दहशतगर्द ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वाले और आदि मुजरम जेलों में बैठकर टारगेट किलिंग, डकैतियाँ और अगवा जैसे जराइम में मुलव्वस हैं और कोई पूछने वाला नहीं। ये 2 दिन पहले की बात है, KPK में डेरा इस्माइल खां में जेल को तोड़ा गया और वहाँ से सैकड़ों वो ऐसे मुल्ज़मान जो दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्वस थे उनको रिहा करवा लिया गया। अब ये खबरें आ रही हैं कि पंजाब में रावलपिंडी की जो अडयाला जेल है वो भी अंडर थ्रेट है। जेलों की सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, इस पर हम बातचीत के लिए जो जनाब चौधरी अब्दुल वहीद जो पंजाब के वज़ीर जेल खाना जात हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम रहमतुल्लाह। चौधरी साहब, पहले तो ये बयान कीजिएगा कि जो इस वक्त हमारी जेलों की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर अडयाला जेल जिस पर यह थ्रेट है कि वहाँ पर भी हमला हो सकता है, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो वाक़या डेरा इस्माइल खां में हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। अल्लाह ताला हमें हमारे इस मुल्क को दहशतगर्दी से महफूज रखे। जी, कल चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हदायत और उनके हुक्म पर आज इस वक्त हम अडयाला जेल में मौजूद हैं, IG साहब और मैं खुद भी। और पहले भी जब से मैं वज़ीर बना हूँ ये मेरा दूसरा यहाँ अडयाला जेल का चक्कर है। सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे पहले हम सिक्योरिटी को देखते हैं। आज भी हमने मज़ीद इसको बेहतर करने के लिए और हम क्या अमली इक़दाम कर सकते हैं उस हिस्से में IG साहब और मैं अभी भी जेल में मौजूद हैं। और इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ मिलकर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम सिक्योरिटी को भरपूर तरीके से इसको कायम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो थ्रेट है जेल पे हमले का, ये सिर्फ अडयाला को है या इंटेलिजेंस वाले आपको बता रहे हैं पंजाब की और जेलें भी इस थ्रेट में हैं? देखें जी, इस वक्त तो पूरा मुल्क ही थ्रेट की लपेट में है, तो हमें जागते रहना है और हमें अपनी वसाइल और अपनी कोशिश के मुताबिक हमने इसको सिक्योरिटी को इंशाल्लाह मजबूत से मजबूत करना है। और पंजाब गवर्नमेंट
इस लिहाज से इंशाअल्लाह अमली इक़दाम पहले भी किए हैं, अब भी कर रही है और पंजाब गवर्नमेंट जाग रही है। अल्लाह के फजल करम से हम भी निकले हुए हैं। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे बुलाकर हदायत दी, उसी सिलसिले में आज उसको अमली जामा पहनाने के लिए आज मैं यहाँ हूँ और इंशाल्लाह कल गुजरांवाला और डेली साहब ये तो आप ठीक फरमा रहे हैं कि आपके जो बॉस हैं चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी हदायत पर आप बड़े मुतहर्रिक हैं, लेकिन मामला वसाइल का आ जाता है। आप खुद ही तो कैंप जेल में चले गए थे, 200-300 रुपए दे के और अंदर तक घूम फिर के आ गए थे। तो अब इस वक्त तो सिक्योरिटी के लिए सिर्फ हदायत दी है पंजाब चीफ मिनिस्टर ने या कोई वसाइल भी दिए हैं आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल भी हैं जो मैक्सिमम पंजाब गवर्नमेंट दे सकती है। और आज हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी खत लिख दिया है रेंजर के लिए। पहले भी जहां रेंजर हमें मतलूब थी वो हम मौजूद भी है, अब मज़ीद जहां हमें ज़रूरत होगी उसके लिए हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी लेटर लिख दिया है। और जहां तक रही बात जेलों में क्राइम की, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन इसको हमने मिनिमाइज़ किया है। आप देखें कि जब से मैं आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह और हमने तकरीबन चीफ मिनिस्टर की हदायत के मुताबिक टास्क फोर्स मुकर्रर की है, ऑपरेशन टीम है जो मुख्तलिफ जेलों में ऑपरेशन कर रही है। जेल में 2 दिन पहले हमने 18 मोबाइल बरामद किए हैं। इस वक्त तक तकरीबन हमने 5000 मोबाइल जो है बरामद कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी वहीद, बहुत शुक्रिया जो कह रहे थे कि बिल्कुल उन्होंने जो सिक्योरिटी बीफ अप की है और अब जो पंजाब के वज़ीर आला हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने खसूसी हदायत की हैं और रेंजर्स भी वो बता रहे थे कि उन्होंने तलब कर ली हैं। लेकिन ये इस सारी सूरत हाल में वजारत दाखिला क्या कर रही है, इस्लामाबाद से क्या खबरें आ रही हैं? कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एक साइलेंट पॉलिसी है कि बजाय इसके हुकूमत खुद लोगों को रिहा करे। जेलों के ऊपर सिक्योरिटी कम रखी गई है, किसी सूबे में जेलों पर हमले के ज़रिए लोग छुड़वाए जा रहे हैं और दूसरे सूबे में मुज़ाकरात करके लोगों को रिहा किया जा रहा है, जिस तरह पंजाब में छोटू गैंग का वाक़या हुआ। ये जो सारा मामला है ये क्या है? चलते हैं इस्लामाबाद। दुनिया न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन जनाब रऊफ़ क्लासरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ साहब। जी वालेकुम सलाम समी साहब। रऊफ़ साहब पहले तो ये कमेंट कीजिए कि 3-4 दिन पहले हम देखते थे जो वज़ीर दाखिला बड़े मुतहर्रिक थे, हर जगह नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर ये MQM जब साथ मिली है तो भी नज़र नहीं आए। ये KPK में जेल टूटी तो भी नज़र नहीं आए। वज़ीर आज़म का जो सदर का जो इलेक्शन था वो भी को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हुआ उन पर जब वो वोट डालने आए। क्या वजह है? क्या ये जो MQM के साथ हुकूमत की पॉलिसी है उसकी वजह से या कुछ कामों में मसरूफ़ है? कुछ बताइए, उनकी एक्टिविटी क्या है आजकल? समी आप भी जानते हो कि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो ये बैक बेंचर्स में से नहीं है कि वो चुप करके बैठे रहें। लेकिन ये जो आपने 2-3 वाक़े बताए ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जिससे लगता है कि वो ये MQM वाले फैसले से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। और एक और चीज़ जो हमें ये देखने में नज़र आ रही है इस्लामाबाद में पहली दफ़ा कि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की किचन कैबिनेट से दूर हैं और जो फैसले किए जा रहे हैं उनमें उनकी कोई कंसल्टेशन प्रोसेस शामिल नहीं है, इसीलिए वो आपको बहुत पीछे नज़र आ रहे हैं या सीन पे नज़र ही नहीं आ रहे। और आपको याद होगा जितने भी बिटर एक्सचेंजेस यहाँ पे हुए थे, यहाँ पे हाल टॉक्स कौमी असम्बली में होती रही हैं या कौमी असम्बली के बहर होती रही हैं, तो वो चौधरी निसार अली खान और ये MQM के लोग थे उनके दरमियान होती रही और बड़ी सख्त किस्म की गुफ्तगू हुई है जो यहाँ पे रिपीट भी नहीं की जा सकती। इसलिए मेरा ख्याल बड़ा वाइजली चौधरी निसार अली खान साहब ने अपने आप को बैक पे किया है कि अगर वो जाते हैं साथ में तो उनको टांट्स आने थे, सार्कास्टिक उनको मेरा ख्याल कमेंट्स किए जाते थे। एक तो उन्होंने अपने आप को उस एक्सपेक्टेड मेरा ख्याल एम्बेरसमेंट से बचाया है जहाँ तक MQM की बात है। अब जहाँ तक इसकी KPK की बात है, मेरा ख्याल हुकूमत जानबूझ के अपने आप को लो रख रही है ताकि ये ना समझा जाए कि ये वफाकी हुकूमत जो है कोई बेनिफिट ऑफ द डाउट लेना चाहती है या उसको एक्सप्लॉइट करना चाहती है सिचुएशन को। कि देखें कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत दावे बड़े करते थे, बातें बड़ी करते थे, लेकिन पता यह चला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव उनके पास क्वालिटीज़ नहीं है उनकी टीम के पास। और जिस तरह का रिस्पांस और रिएक्शन हमें देखने में आ रहा है KPK का, उनके बहुत सारे डाई हार्ड फैंस हैं इमरान खान साहब के, उनकी पार्टी के फॉलोअर्स हैं, वो खुद बहुत मायूस हैं। उन्हें भी तवक्को नहीं थी कि उनकी हुकूमत का इतना बड़ा पुअर रिस्पांस आएगा, को उन्हें समझ नहीं है, इनएफिशिएंसीज हैं। सो ये चाहती है मेरा ख्याल है फेडरल हुकूमत कि अगर इन्होंने अपनी तोपों का रुख अगर वहाँ पे किया KPK की तरफ तो शायद इतना असर नहीं होगा जितना ये यहाँ इस्लामाबाद चुप करके बैठे और लोगों को खुद एनालाइज करने दें, मीडिया को खुद तनकीद करने दें इमरान खान साहब और उनके दावों पे और उसको एक्सपोज होने। तो मेरा ख्याल ये है
कि ये भाई एक उसके स्ट्रेटजी के तहत इसको किया जा रहा है। देयर इज अ मेथड टू मैडनेस, इसलिए यहाँ पे चौधरी निसार अली खान साहब नजर नहीं चुप हैं, उन्होंने अग्रेसिवली कोई बात नहीं की, नजर नहीं आ रही। अच्छा, एक क्लासरा ये बताइएगा कि एक ये भी कुछ लोग बात कर रहे हैं कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो एक सबसे बड़ा इशू है। केपीके में जैसे हम जिक्र कर रहे हैं जेल टूटने का, पंजाब में भी छोटू गैंग है, उसके साथ लोगों को रिहा करा दिया गया, कर दिया गया, और वो भी कालदम तंजीमों के लोग थे। इसी तरह हम सिंध में देखते हैं, कराची और दूसरी जगहों भी, वहाँ पर जेलों से कैदियों को लाया जाता है और अहाता अदालत से फरार कर दिया जा रहा है। रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये एक बड़ी साइलेंट सी पॉलिसी है, क्योंकि आगे जाके मुज़ाकरात होने हैं ग्रुप्स के साथ, उनके लोगों को इस तरीके से छोड़ा जा रहा है, रिहा किया जा रहा है। आप क्या सुन रहे हैं वहाँ पर इस्लामाबाद में? समी, हम बड़े दावे करते हैं कि जब भी ड्रोन का कोई हमला होता है तो हम कहते हैं हमारी यहाँ पे खुद मुख्तारी बहुत वो हो गया, कंप्रोमाइज़ हो गया, हमारी खुद मुख्तारी पे हमला हो गया है। जो चीज़ें आपने अभी गिनवाई हैं तो ये आपकी खुद मुख्तारी पे हमला नहीं है। आप ये कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अमेरिकन ड्रोन हमारे ऊपर अटैक करते हैं। मैं तो समझता हूँ हमने 250 उनको रीजन दे दिए हैं। जो परसों का वाक़या हुआ है कि 250 बंदा यहाँ से फरार हुआ है, उसके बाद तो अब अमेरिकन कल को जाकर उनको टारगेट करते हैं, हार्ड परसूट करते हैं। तो मुझे ये बताएं कैसे आप अमेरिकन को या आप मॉडर्न दुनिया को कन्विंस कर सकते हैं कि आप हमारे ऊपर अटैक ना करें। इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट। जितना भी हुआ, जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की इससे ज़्यादा सुबह की दुनिया भर में नहीं हो सकती थी कि 4 घंटे तक वहाँ पे आते हैं, 14 गाड़ियों पे सवार हैं, उनके साथ 100 से ज़्यादा बंदे हैं, बारात की तरह आए हैं, उन्होंने 4 घंटे ऑपरेशन किया है। ना आपकी वहाँ पे फ़ौज का पता है, ना हमारी वहाँ पे आप कैसे काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज का पता है, ना आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है। 4 घंटे ऑपरेशन करके और 11 चेक पोस्ट को क्लियर करके आए भी हैं, क्लियर करके जाएगी हैं। तो मैं ये समझता हूँ जैसे रिट की आपने बात की है, ये फ्री फॉर ऑल है। और इस रियासत में इस वक्त 8-10 रियासतें बन चुकी हैं जो ऑपरेट कर रही हैं। ये जो हमें फेसेस नज़र आते हैं, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब का हो, इससे पहले गिलानी साहब, राजा साहब, जरदारी साहब नज़र आते थे, ये इस्लामाबाद से इनकी बहर रिट ही नहीं है और जिसका मुजाहरा हम देख चुके हैं। और जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, मैं समझता हूँ वो आपको केपीके में आ रहा है कि बहुत बड़े दावे थे, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि अब हम वहाँ पे नई इंटेलिजेंस फोर्स बनाएंगे। और भाई इंटेलिजेंस ने तो पहले से आपको बता दिया है कि फोर्स की तो क्या जरूरत है आपको। इनके पास लगता है प्लान नहीं है। इवन नवाज शरीफ साहब क्योंकि टाइम कम है, मैं आपका कमेंट चाहूंगा इस पर भी। इमरान खान साहब पर भी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत में उन्हें तलब किया है 2 अगस्त को, जो उन्होंने गुफ्तगू की पार्लियामेंट हाउस के सामने। इसका क्या फॉल आउट होगा, क्या इम्पैक्ट देखते हैं आने वाले दिनों में इस डेवलपमेंट का? ये मेरा ख्याल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका समी। देखना ये होगा क्या इमरान खान साहब वहाँ पे कन्फ्रंट करते हैं, चैलेंज करते हैं और अपना वकील खड़ा करते हैं और जो उन पर इल्ज़ामात लगेंगे उसको डिफेंड करते हैं, या एक रिवायती तरीका है पाकिस्तान में कि जब अदालत में जाओ तो माफ़ी मांग लो। इमरान खान अगर माफ़ी मांगते हैं तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन होंगी, उनके फ़ैन फॉलोइंग एक बहुत बड़ा एक लार्जर दैन लाइफ उन्होंने अपना इमेज बनाया है और उसका क्या असर, अगर वो नहीं मांगते तो अदालत उनके साथ क्या सलूक कर सकती है। मेरा ये ख्याल है बहुत इंटरेस्टिंग ये केस होगा। और देखना ये होगा जो इमरान खान का टेम्परामेंट समझा जाता है, कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो झुकते नहीं है, बिकते नहीं है और ताकतवर के आगे खड़े होते हैं। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है, इमरान खान साहब का एक टेस्ट होने वाला है कि क्या वो ताकतवर के आगे माफ़ी मांगेंगे या अपना केस वहाँ पर जाकर उनको डिफेंड करेंगे और बाकायदा अदालत के मुँह पर बताएंगे कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये रिजर्वेशन है जिन पर मैं कायम हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासरा, जो ये कह रहे थे कि बहुत बड़ा टेस्ट है इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में और देखना यह है कि जो उन्होंने अपना इमेज बनाया है उसके साथ वो क्या सलूक करते हैं। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम शहजाद चौधरी साहब से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जॉन कैरी जो आज पहुँचने वाले हैं पाकिस्तान, वो क्या पैगाम लेकर आए हैं और पाकिस्तानी उनसे किन मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये सब कुछ ब्रेक के बाद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वो कल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी सियासतदानों में से इमरान खान ने अमरीकी सफारत खाने में जाकर जॉन कैरी से मुलाकात से इनकार कर दिया। जॉन कैरी इस जो उनका दौरा है किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तानी हुकाम से, क्या उनका मैसेज होगा, क्या अचीव करने की कोशिश करेंगे, इस पर गुफ्तगू के लिए हम इस्लामाबाद चलते हैं। वहाँ पर शहजाद चौधरी साहब जो एयर वाइस मार्शल हैं, रिटायर्ड, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। शहजाद साहब, ये बताइए कि सबसे बड़ा जो फोकस होगा इस सारी कन्वर्सेशन में वो क्या होगा? देखिए, जॉन कैरी की तरफ से या अमेरिका की तरफ से जो फोकस है वो तो बड़ा साफ और वाज़ेह है कि अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं और जो अमन की कोशिश है
उसमें बिल्कुल कोई पेशरफ नहीं है। जो टॉक्स होनी चाहिए थी दोहा के अंदर या तालिबान के साथ, वो मुकम्मल तौर पर सस्पेंडेड हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के राब्ते तकरीबन पिछले 2-3-4 माह के अंदर ख़त्म हो चुके हुए थे और ख़त्म हुए हैं, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर भी राब्ते मुकम्मल तौर पर इस वक्त सस्पेंडेड हैं। वो मौका या वो वक्त जबकि पाकिस्तान, अमेरिका और अफ़गानिस्तान और तालिबान, इन चारों फिर जो हिस्से हैं, इनको मिल के काम करना चाहिए था। इतने आपस में एक कोऑपरेशन होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नज़र नहीं आती, बल्कि बातचीत का अमल ही तकरीबन सस्पेंडेड है। जॉन कैरी साहब एक मरतबा पहले भी या 2 मरतबा इस खित्ते से चक्कर लगा के गए हैं, अफ़गानिस्तान गए हैं, दिल्ली गए हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आए। उनके वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन दिल्ली का दौरा करके चले गए। ये कभी ऐसा नहीं आज तक हुआ था कि वो दिल्ली जाएं या कहीं कोई उनका प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट आए और पाकिस्तान का चक्कर ना लगा के जाए। ये भी हो गया हमारे साथ। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट में, जबकि मामलात इतने ज़्यादा नाजुक हैं, खित्ते की सूरत हाल और अफगानिस्तान की सूरत हाल। अच्छा साहब, ये बयान कीजिए कि पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो कोई हिकमत अमली नहीं बना सकी दहशतगर्दी के हवाले से। कोई स्ट्रेटजी जो है, वो कह रहे थे स्टेक होल्डर्स होंगे, कॉन्फ्रेंस होगी, मिलेगी, अभी तक हमारे यहाँ तो वो कोई स्ट्रेटजी बनी नहीं। तो वज़ीर आज़म साहब क्या बात करेंगे जॉन कैरी से? मैं आपसे ये अर्ज़ करने वाला था कि हमारे ये तो बाहर के हालात हो गए, और आपस में पाकिस्तान के बाकी ममालिक के साथ पाकिस्तान के अंदर के जो मामलात हैं वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। सबसे पहले ये कि आपस में जो अभी तक ये था कि पिछली हुकूमत ने भी तकरीबन किसी हद तक ये मिलिट्री को एक तरह से सौंप दिया हुआ था कि वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखते थे, खुद उनके अपने रवाबित भी काफ़ी अच्छे और बेहतर थे। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, पिछले कम से कम अब 2-2.5 महीने होने आज चले हैं, इनका भी कोई कांटेक्ट अभी तक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं होया। हमारा कोई वहाँ पे सफ़ीरी कोई नहीं है। हमारे जो जॉन कैरी आम तौर पे हर वक्त आए रहते थे, वो जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं और उनको आना चाहिए था हमारी नई हुकूमत के साथ, वो बिल्कुल नहीं आए। कुछ मामलात ड्रोन्स के ऊपर ऐसे फंस गए। कुछ इस किस्म की पॉलिसी जो होता है ना, प्री कंसीव्ड पॉलिसीज़ लेके हमारी हुकूमत आई कि मामलात अमेरिका के साथ जो कि बातचीत के मामले पे होने चाहिए थे, वो अब नहीं हुए ही नहीं है, और इस वजह से इस वक्त सस्पेंडेड एनिमेशन वाली बात है। जहाँ तक बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, जो ये कह रहे थे कि मामलात बिल्कुल इस वक्त मुनक़ता हैं अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन ज़राए जो हैं हुकूमती वो कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी शुरू हो जाएगा जॉन कैरी के दौरे के बाद। और आज वज़ीर आज़म ने जनरल इशफाक परवेज़ कियानी से बातचीत की है, आर्मी चीफ से, और ये तय किया है कि कल वो जॉन कैरी से क्या बात करेंगे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।